नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। नवरात्र यानी वो 9 दिन जब देवी के 9 शक्ति रूपों की पूजा घर घर में की जाती है। घरों में कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन नारी को देवी के रूप में पूजने वाले हमारे इसी भारत देश में नारी शोषण थमने का नाम नहीं ले रहा। महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए हमारे संविधान में कई कड़े प्रावधान किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके महिला सुरक्षा की गारंटी के लिए ये नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि आज जो मामले सामने आए हैं उन्होंने हमारे कानूनी प्रावधानों और समाज की नैतिकता को धता बता दिया है। पंजाब के होशियारपुर में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या का मामला सामने आया है। टांडा स्थित एक गांव में बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई और फिर शव को आग लगा दिया गया। संबंधित मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में बच्ची के दादा को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं अंबाला में एक 9 साल की मासूम के साथ अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बच्ची अंबाला के नागरिक अस्पताल में भर्ती है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं जींद की अगर बात करें तो यहाँ पुलिस की कार्यशैली ही सवालों के घेरे में है। मामला गैंगरेप पीड़िता की सुनवाई न करने से जुड़ा है। पीड़िता शिकायत दर्ज कराने के लिए एसपी ऑफिस के चक्कर लगा रही थी। सुनवाई न होने पर वो एसपी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गई। 20 घंटे तक धरना देती रही और इस दौरान पीड़िता को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस वक्त पीड़िता अस्पताल में भर्ती है। ये तमाम मामले जो सामने आए हैं वो एक बार फिर कई सवालों को उठा देते हैं, जन्म देते हैं कि आखिर समाज जो है वो किस ओर जा रहा है, किस राह जा रहा है। महिलाएं आखिर बेटियां जो है कहाँ सुरक्षित है, क्योंकि अगर घर परिवार में भी सुरक्षित नहीं है बेटियां तो फिर कहाँ सुरक्षित होंगी। आज इन्हीं सवालों के साथ हम हाजिर हुए हैं। एक बार फिर से बात करेंगे महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों पर और समाज और परिवार की जिम्मेदारी पर। कुछ सवाल हमने भी उठाए हैं, एक बार उन पर नजर डालते हैं, उसके बाद करेंगे जिम्मेदारों से बात। साथ ही आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर आपको हम दिखा रहे हैं, इन नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। तो बेटियों के साथ हैवानियत कब तक? कानून कायदा फिर भी क्यों अधूरा सुरक्षा का वादा? राज्यों में उलझी लड़ाई, इंसाफ पर कब सुनवाई? जींद, अंबाला, होशियारपुर, कहां निर्भया होंगी कुर्बान? दरिंदगी की हद पार सरकार, पुलिस, समाज, कौन कितना जिम्मेदार? ये वो तमाम सवाल जो आज इन घटनाओं के सामने आने के बाद उठना लाजमी हो गए हैं। जब भी इस तरह की कोई घटना सामने आती है तब यहाँ पर हो हल्ला होता है। राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, इंसाफ की मांग उठाई जाती है। कई बार तो प्रदर्शन तक होते हैं, सड़क पर लोग उतरते हैं इंसाफ की मांग करने के लिए। लेकिन क्या सिर्फ ये मामले किसी एक बेटी के साथ होने वाले अन्याय तक ही सीमित रह जाते हैं? आखिर क्यों हर एक बेटी के लिए इसी तरह से आवाज जो है वो उठती दिखाई क्यों नहीं देती? कानून क्यों यहाँ पर आकर खुद को लाचार सा महसूस करता है? तो कुछ ये वो सवाल हैं जो आज हर एक व्यक्ति से पूछे जा सकते हैं या पूछना लाजमी हो चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ में इस मुद्दे पर बात करने के लिए मोहित सदाना जुड़े हैं। आप एक वकील हैं और डॉक्टर सलोनी वर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, आप एक मनोवैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर सलोनी वर्मा आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जबकि हम देखते हैं कि जब कुछ इस तरीके की घटना घटती है, रेयरेस्ट केसेस भी इस तरह के सामने आते हैं, तब समाज में बुलंद होती है इंसाफ की आवाज़। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए हर एक महकमा, हर एक इदारा लगता है कि सामने आ गया है, लेकिन बावजूद इसके ये घटनाएं नहीं थम रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? एक कारण, नमस्कार, मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि ये जब घटना घटती है ना तब सब लोग एक्टिव हो जाते हैं और कुछ समय के बाद जब कोई और खबर ऊपर आ जाती है तो ये खबर नीचे दब जाती है। हम एज अ कम्युनिटी हम इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब जब कोई खबर आती है तब हमारे दिमाग में सुरक्षा, महिला सुरक्षा बहुत ऊपर रहती है। उसके थोड़े दिन के बाद जब हम इसके बारे में ध्यान नहीं देते। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें इसको लागू करना चाहिए कि जो हम लड़के लोग हैं या लड़कियां लोग हैं, जब बचपन में ही उनको हमने सेक्स एजुकेशन अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है
ये हमारी सबसे भारी कमी है एजुकेशन सिस्टम की, कि सेक्स एजुकेशन हमने अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया। हम लड़की को तो बहुत शिक्षा देते हैं कि आपको ऐसा बिहेव करना है, ऐसा बिहेव करना है, ये कायदे कानून है समाज के, ये समाज में हम इस तरह से रहना सहना हमारा होना चाहिए। परंतु हमारे जो पुरुष वर्ग हैं उनको बचपन में हम नहीं सिखा पाए हैं अभी तक कि उनको लड़की को किस नजर से देखना है। चलिए, इस पर हम आगे बात ये करेंगे। कुछ दर्शक हमारे साथ इसी बीच जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश चरखी दादरी से जुड़े हैं और करीम खान हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। स्वागत है आपका वेद प्रकाश जी, रखें अपनी बात। नमस्कार जी, कायमल जी। जी हाँ जी, बड़ी कानून की बात होती है, कठोर कानून बनाना चाहिए, कठोर कानून से ये रुकेंगे। दरअसल कठोर कानून बनाने वाले कहाँ से निकल के जाते हैं? लेजिस्लेटिव जो है, एग्जीक्यूटिव जो है। दूसरा, कानून को इम्प्लीमेंट करना है, वो एग्जीक्यूटिव कहाँ से निकल के जाते हैं? इसी समाज से, भारतीय समाज से। यहाँ मुद्दा किसी कानून और कानून की इम्प्लीमेंटेशन का नहीं है, यहाँ मानसिकता का है। और मेरा विषय इतिहास है और मैंने प्री आर्यन हिस्ट्री पे काफी काम किया है, तो आर्यन लिटरेचर मुझे पढ़ने का मौका मिला इन्हीं चीजों के लिए। तो वेल बिगिनिंग ऋग्वेद से लेकर, मैं यहाँ किसी की धार्मिक भावनाओं को प्रमाण के साथ दे सकता हूँ। ऋग्वेद काल में 800 साल में लिखा गया, उस समय और उसकी क्या स्थिति है मैंने अच्छी तरह से स्टडी किया है। बाद के धर्म ग्रंथों में और किस देश में क्या स्थिति रही है, तो मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा। भारतीय समाज की 2 एस मैं चर्चा करता हूँ आमतौर पर। स्त्री, एक एस स्त्री के लिए, एक शूद्र के लिए। दोनों एस के लिए भारतीय की मानसिकता एक स्थायी है। और चाहे कितनी बात करें, वोट की राजनीति करके सिद्धांतों की बात, हाथी के दांत दिखाने की ओर है, खाने की ओर है, लेकिन जब व्यवहारिक रूप से हम आते हैं तो स्त्री और शूद्र के प्रति इस देश की मानसिकता आज भी नहीं बदली है। मैं एविडेंस के साथ दे सकता हूं। चलिए, यानी कि सारा आप मानते हैं कि सारा जो दोष है, कसूर है, वो मानसिकता है, उसको बदलने की बेहद जरूरत है। बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। करीम खान जी जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। स्वागत है आपका करीम जी, रखें अपनी बात। जी करीम जी। बेटियां हमारे यहाँ सुरक्षित तो नहीं है, इसलिए कि जो ये कर्म करते हैं वो विक्षिप्त मानसिकता के लोग होते हैं। और रही बात दूसरी, जब ऐसे कांड हो जाते हैं तो पुलिस और प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन वो नेता क्यों उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं मेरे समझ में नहीं आता। जब एजेंसी अपना काम कर रही है, उसको सुख क्षमता से अपना काम करने देना चाहिए। नेता उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, कोई बचाने लगता है, कोई उसको दोषी बनाने लगता है। अभी एक चैनल फास्ट खबर पे वो अर्नब गोस्वामी जी उठाते हैं, क्या अभी देखो अर्नब गोस्वामी एक इनका ही मामला हुआ है, देश में हजारों मामले होते हैं, लेकिन वो उन्होंने इसको इतना इन्वॉल्व हो गए कि जिसकी हद में उसमें नेता भी हो गए। इसी तरीके से हाथरस के कांड में नेता इन्वॉल्व हो गए, कांग्रेस इन्वॉल्व हो गई, बलिया के कांड में कांग्रेस और बीजेपी दोनों इन्वॉल्व हो गई। भाई शासन को अपना काम क्यों नहीं करने देते? शासन को अपना काम करना चाहिए, शासन को पंगु बना देते हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रेशर भी हो जाता है फिर पुलिस प्रशासन पर भी कि अंडर प्रेशर होके वो इस तरह के मामलों में काम करते हैं और चूक भी होती है, कार्रवाई लचर भी होती है। बहुत शुक्रिया करीम खान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जैसा कि करीम खान जी ने कहा कि राजनीतिक दल न जाने क्यों इस तरीके के मामलों में इन्वॉल्व हो जाता है, राजनीति होती है। हालांकि ये जो होशियारपुर वाली घटना यहाँ सामने आई है, इसको लेकर के भी राजनीतिक बयानबाजी जरूर सामने आई है। चाहे बात यहाँ पर कांग्रेस शासित प्रदेशों में होने वाले घटनाक्रम की हो या बीजेपी शासित प्रदेशों में होने वाले घटनाक्रम की हो, घटना है, विभत्स है, अपराध होता है और अपराधी की मानसिकता को लेकर, उसके आचरण को लेकर बात होनी चाहिए, ना कि ये कि आपकी सरकार के राज में भी ऐसा हो रहा है और हमारी ही सरकार के राज में ऐसा नहीं हुआ है। अधिवक्ता मोहित सदाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पर रोहित जी,
तमाम तरह के कानूनों में बदलाव के बावजूद आखिर ये घटनाएं नहीं थम रही हैं। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है, जो जुडिशरी सिस्टम है, उसका भी दोष है? देखिए, जो आपने ये सवाल उठाया है वो बिल्कुल ठीक है, बट अगर हम जुडिशरी के रोल की बात की जाए तो जुडिशरी का रोल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। देखिए, अगर यूपी के एमएलए थे कुलदीप सेंगर जी, जो सनराय केस में ही वाज अ प्राइम सस्पेक्ट, प्राइम अक्यूज्ड, तो उनका भी अरेस्ट हुआ है। जुडिशरी बहुत स्ट्रिक्ट है। पॉक्सो इनेक्ट हुआ है। पॉक्सो के केसेस की दे आर कंक्लूडिंग ट्रायल विद इन 2-3 मंथ्स। तो ऐसा नहीं है, बट द नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि देयर आर फ्यू केसेस जो एक्यूज है वो अपने इन्फ्लुएंस से उसको थोड़ा सा डिले कर देता है, बट इट्स नॉट इन एवरी केस कि हर ट्रायल है वो बहुत डिले हो रही है। अगर आप जनरल किसी विक्टिम से बात करेंगे ये तो ही विल से दैट भी ये जुडिशरी की तरफ से कोई डिले नहीं है, बट नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू, देखो, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो दे आर ओनली फॉर 3 रीजन। फर्स्ट एंगर, सेकंड रिवेंज एंड थर्ड जेलसी। These are the most like prime factors which are responsible for the crime against women. तो इसमें किसी पॉलिटिकल या फिर किसी की मतलब गवर्नमेंट का कोई हम इसको अक्यूज नहीं कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, इसका क्राइम उसने क्यों किया। मैं जो आपको 3 रीजन बताए हैं उसी रीजन के कारण होता है। एंगर, रिवेंज और एक और कौन से आपने फैक्टर का यहाँ जिक्र किया? जेलसी। डॉक्टर सलोनी वर्मा, क्या आप भी इस बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखती हैं कि ये मैं 3 वही फैक्टर कहना चाह तो रही है, हूँ लेकिन इसके अलावा भी क्या कुछ और चीजें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? और ये जो इन्होंने बताया एंगर और रिवेंज, क्या कोई इंसान 9 साल की बच्ची के साथ क्या एंगर और क्या रिवेंज और क्या जेलसी करेगा? ये इनकी वजह से नहीं है। कोई गर्लफ्रेंड है किसी की या वो उसको भाव नहीं दे रही है तब वो ऐसा काम करता है, तब हम ये बातें कह सकते हैं। पर जब छोटी बच्चियों के साथ भी ऐसा काम होता है तो क्या आपको लगता है कि एक छोटी बच्ची के प्रति किसी को जेलसी या रिवेंज होगा? चलिए, इस पर हम बात करेंगे। इस पर डॉक्टर सलोनी, है। इस पर हम बात करेंगे। एक दर्शक जुड़े हैं, उनको भी ले लेते हैं। प्रमोद जुड़े हैं पंचकुला से। स्वागत है आपका प्रमोद, रखिए अपनी बात। नमस्कार मैम जी। जी नमस्ते। सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। मैडम, मैं ये कहता हूँ कि या तो कानून का खौफ नहीं है लोगों को, और जब तक या तो इनकी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी या फिर इनको कानून का डर दिखाना पड़ेगा। जब तक इनके अंदर कानून का डर नहीं होगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और मेरा ये मानना है कि लोगों को कानून की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूज चैनल वाले राशिफल वगैरह को तकरीबन 1-1.5 घंटा रोज मौज मारते हैं, जो इंसान के किसी काम का नहीं है। लेकिन कोई भी कानून के बारे में जानकारी नहीं देता आम जनता को कि भाई आकर अगर आपके साथ ये जुल्म होता है तो आप FIR कर सकते हैं, ये धाराएं लगने चाहिए। क्योंकि राशिफल से तो बंदे का सत्यानाश ही हो रहा। क्योंकि अगर कानून की जानकारी होगी तो बंदा अधिकार के लिए लड़ सकता है। कोई भी टीवी चैनल एक भी नहीं दिखाता कि बंदे में ये राइट है और ये होने चाहिए। और लोगों को जब तक समझदार नहीं होंगे लोग तब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा। कानून को सख्त बनना पड़ेगा तब जाके सिलसिला रुकेगा। ये हर आदमी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने परिवार की, अपने मोहल्ले की, ताकि मैं अपने सामने किसी भी लड़की के साथ अत्याचार नहीं होने दूंगा। क्योंकि मैं एक बेटी का बाप हूँ, चाहे मेरे को अपनी जान तक क्यों नहीं देनी पड़े, लेकिन मैं अपने सामने ऐसा दुष्कर्म नहीं होने दूंगा। हर इंसान को एक कसम खानी पड़ेगी, तब जाके केस रुक सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। समाज का भी ये दायित्व है कि वो भी यहाँ पर आपस में इस तरीके से लोगों के बीच में जागरूकता जो है उसका प्रसार करे, प्रचार करे। एक और दर्शक हमारे साथ रत्ना से जुड़े हैं, अजार खान। स्वागत है आपका खान जी, रखें अपनी बात। जी हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, रखें अपनी बात। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
अजहर खान जी, कहाँ से आप बात कर रहे हैं? मैं सतना जिले से बात कर रहा हूँ। अच्छा, सतना से बात कर रहे हैं जी, जी, MP। बताइए क्या कहना चाहेंगे? अरे हमारे आंख में तकलीफ रहती है, मोतियाबिंद दूर का दिखता नहीं है। चलिए, आपका डॉक्टर में अगर कॉल करेंगे तो शायद आपको आपकी परेशानी का हल मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहित जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये भी कहा गया कि लोगों को इतनी जानकारी नहीं है कानूनों के बारे में, कानून तो कड़ा कर दिया गया है लेकिन वो किसके फायदे के लिए है, और जो अगर उसका उल्लंघन करता है या फिर उसके खिलाफ काम करता है, जो अपराधी है उसे क्या सजा मिल सकती है, उसके बारे में ना तो खुद अपराधी को, जो अपराध करने वाला है, उसे जानकारी है और ना ही जो पीड़ित है वो अपने लिए आवाज़ उठा सकता है। तो आप भी ऐसे कई केसेस देखते होंगे जहां पर लोग पूरी तरीके से अनजान है, और अगर जानकारी हो तो वो किस तरीके से यहाँ पर आचरण उनका बदल सकता है। क्या आप मानते हैं कि कानून की जानकारी होना भी लोगों को बेहद ज़रूरी है? मैं अपना पहले नाम क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहित सदाना है जी। और जो आपने क्वेश्चन किया है अभी, लोगों को जानकारी होना, बिल्कुल ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, ये जुडिशियल प्रिंसिपल है। बहुत बार हम देखते हैं जो अक्यूज है उसको पता ही नहीं होता उसने वो क्या एक्ट कर रहा है, उसकी क्या पनिशमेंट होगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। जो मैंने वही आपको फैक्टर्स बताए थे, दीज आर ओनली प्राइम फैक्टर्स, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑल्सो एन फैक्टर फॉर कमीशन ऑफ क्राइम। जी। इसके लिए जो आपके अभी सजेशन आया है पंचकूला से भी, मीडिया की अगर सपोर्ट मिल जाए, अगर इन दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा लॉ एक्सप्लेन किए जाएं तो शायद लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो सकेगा, जो एक्ट कर रहे हैं उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। वो कम से कम, अगर हम पॉक्सो की बात करें, अगर कोई पॉक्सो में अक्यूज कन्विक्शन तो होती है तो उसको एटलीस्ट 7 ईयर्स होती है। अगर हम रेप केस में बात करें तो एटलीस्ट 10 ईयर्स है, एंड इट कैन अप टू गो टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सो कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी हार्श। बट वही, अगर लोगों को जो इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, उसके लिए हमें और गवर्नमेंट को वर्कआउट करना पड़ेगा। डॉक्टर सलोनी वर्मा जी, आप क्या मानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एक जो तंत्र है, सिस्टम है, शिक्षण संस्थानों के अंदर सेक्स एजुकेशन के बारे में यहाँ पर हम कहते हैं कि एक नई बात होती है, लेकिन क्या इसके साथ ये भी अब ज़रूरी है कि ये जो सारे लॉज हैं इनके बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए? लॉ के बारे में जानकारी देना बहुत अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए अगर हमारे नियम थोड़े कड़े हो जाएं। देखिए, अभी तक जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था उनको बहुत साल लगे, जबकि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। इवन देन 7 साल लग गए शायद सजा होने में। उसके बाद मेरा ख्याल कोई रेप केस में कोई जितनी कड़ी सजा नहीं हुई है। हालांकि सब कह रहे हैं कि नियम कानून हमारे सख्त हो गए हैं, परंतु फिर भी एक जो रोल मॉडल, या हम कहें कि हम किसी के सामने ये खड़ा कर पाए कि इस तरह से रेप केस में इस तरह से उनको सजा मिलती है, तभी लोगों को ये पता चलेगा। अभी तक हम एक निर्भया कांड के अलावा किसी को ज्यादा सजा हमने सुनने में नहीं आई है। और दूसरी बात है, और उस केस में भी सजा मिलने में करीबन 7 से 8 साल का वक्त लग गया। 7 से 8 साल लगे, जबकि फास्ट ट्रैक करा गया था निर्भया कांड में। ये काम तो करना ही है हमें। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि हमें अपने एजुकेशनल प्रणाली में, अपने शिक्षक प्रणाली में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सेक्स एजुकेशन, जो हम अभी तक नहीं कर पाए, हम नाकाम हैं इसमें। चलिए, एक और दर्शक रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यनारायण, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। जी मैडम। जी सत्यनारायण जी। जी जी, क्या कहना चाहते हैं, रखिए अपनी बात। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा ही एक रेप कांड हुआ था अपने हैदराबाद में या बेंगलोर में, मुझे पक्का तो कंफर्म नहीं है, और पुलिस ने उनको एनकाउंटर मार दिया। हैदराबाद की बात कर रहे हैं आप? जी पता नहीं, देखो जी जी कंफर्म नहीं जी, है, हम समझ गए जी। हाँ, तो क्या ऐसा फैसला प्रभावी नहीं है, अच्छा नहीं है?
ये आपके हिसाब से हो सकता है, लेकिन कानून है इन सब चीजों के लिए, कानून के हिसाब से सजा होनी चाहिए, तो वो बेहतर तरीका है। क्या वो कानून के खिलाफ हुआ क्या? हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का, सुनवाई का अधिकार मिलता है, और कानून जो है चाहे वो अपराधी क्यों ना हो उसको भी बात रखने का अधिकार देता है। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, क्या वो फैसला अच्छा नहीं था क्या? नहीं, हम यही कहेंगे कि वो बिल्कुल भी ठीक आचरण नहीं था, क्योंकि अगर एक गलत के खिलाफ इस तरीके से आचरण किया जाता है तो कल सही को भी गलत बता करके यही सेम चीज की जा सकती है। फिर उस स्थिति में आप कानून का सहारा लेंगे तो कानून भी आपकी मदद कैसे करेगा, जब पहले में ही आपने प्राथमिकता कानून को नहीं दी है। तो हमारा कानून को लचर प्रणाली है, हमारा कानून को हमारा साथ नहीं था। एक अमीर बिल्कुल, हम वही बात कर रहे हैं कि इस लचर कानून को हम कैसे सख्त कर सकते हैं। सख्त कानून है लेकिन वो लचर क्यों हो जाता है? इस प्रणाली के दोष को कौन दूर कर सकता है? आप क्या मानते हैं ये दोष कहाँ से दूर होगा? मैं उदाहरण पेश कर रहा हूँ ना। और जो हमें पता है कि ऐसा कांड हुआ है, हमें देखा है, प्रत्यक्ष गवाह है, फिर उसमें लेट सेट क्यों? भाई हम जी ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाए, उस परिवार को, पीड़ित परिवार को बेइज्जत करें, उसको कोर्ट में बुलाए, बार बार उससे ये सवाल पूछे जिन्होंने सवाल पूछे, मतलब अच्छा बात है क्या? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मोहित सदाना जी, आपको क्या लगता है इस तरह के मामलों में बदलाव करने की कितनी ज़्यादा अब ज़रूरत है? क्योंकि कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें जांच इस तरीके से चलती है कि बहुत चीज़ें उलझती हुई दिखाई देती हैं। चाहे अभी हम हाथरस कांड की ही बात क्यों ना कर लें, उसमें जिस तरीके से जाँच प्रक्रिया आगे बढ़ी उसने चीज़ों को और भी ज़्यादा उलझा दिया है। और ये जो घटनाएँ सामने आई हैं, इन घटनाओं में भी कहीं ना कहीं लगता है कि आगे जाकर के क्या होगा, किस तरीके से जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर हम जींद की बात कर लें तो जींद में जिस तरीके से एक गैंगरेप पीड़िता अपने लिए इंसाफ के लिए पुलिस कार्यालय के चक्कर काटती रही, धरने पर बैठी, उस दौरान दुर्घटना का शिकार हो गई। और पुलिस ने मामला क्यों दर्ज नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर सीमा विवाद था कि दिल्ली पुलिस ये मामला दर्ज करेगी या हरियाणा पुलिस। यही वजह रही कि मामला तक दर्ज नहीं हुआ। ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए पुलिस को? क्या प्राथमिकता होनी चाहिए पहली? इसमें जी ऐसा एक 0 FIR का प्रोविजन है, बट जो पुलिस स्टेट पुलिस कहेंगे, ये इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है जी। क्राइम कहीं भी कमिट हो, लॉ में प्रोविजन है कि 0 FIR लॉन्च करके आप एक्शन ले सकते हैं। वो अगर कोई क्राइम दिल्ली में भी कमिट हुआ है तो उसके अगेंस्ट पंजाब में भी FIR लॉन्च हो सकती है। बट ये इम्प्लीमेंटेशन की ही प्रॉब्लम है। जो आपसे पहले इन्होंने सवाल किया कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, कोई क्राइम हुआ और उसके अक्यूज को हम जाके सीधा शूट कर दे या ऐसे काउंटर में कर दे, वो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। जो हमारा लॉ प्रोवाइड करवा रहा है, कोई भी किसी मैन के अगेंस्ट एलिगेशन लगा के वो पुलिस स्टेशन जाके FIR लॉन्च होकर सेकंड डे उस पर्सन की एनकाउंटर में डेथ हो जाएगी। तो सेकंड पार्टी को अपना का जो वर्जन रखने का मौका ही नहीं मिलेगा, either he was right or wrong। सो जो ये पार्ट है, इट मे बी लेफ्ट अप टू द कोर्ट। अगर कोर्ट ने गिल्टी उसको किया है, डेफिनेटली ही विल सफर फॉर एटलीस्ट 10 to 20 years। डॉक्टर सलोनी वर्मा जी, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो केसेस इस वक्त सामने आए, आज जिनके बारे में हमने यहाँ पर जिक्र किया, होशियारपुर से एक घटना जिसने वाकई में एक बार फिर से दिमाग को झकझोर दिया है, जिसमें बच्चे का दादा भी आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। बच्ची को रेप के बाद में उसे मार दिया गया, उसके बाद शव को जला दिया गया। क्या अब ये कहा जाए कि हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, संस्कार है, उनका पतन हो चुका है या शुरू हो रहा है? वही आपकी बात बिल्कुल जायज है, नैतिक पतन हमारा हो रहा है। और इसी के लिए मैं बार बार इस पे जोर देती हूँ कि जैसे एक माँ अपनी बेटी को पालती है, उसको बहुत सी नैतिकता सिखाती है, परंतु जब बेटे की बारी आती है तो वहाँ नैतिकता की कमी पाई जाती है। वहाँ संस्कार नहीं दिए जाते कि कैसे आपको किसी से पेश आना है, क्या सही आचरण रखना है, क्या गलत। हम लड़कियों को सिखाते हैं कि तुमने आदमियों के साथ कैसे सामने कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे पेश आना है, पर हम लड़कों को हम कभी नहीं सिखाते हैं कि लड़की के आगे आपने कैसे पेश होना है। ये हमारी कमी है, हमारी नैतिकता में कमी पाई गई है।
एक छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी आजकल जो हो रहा है, क्या छोटी बच्ची मतलब किसी की हवस को पूरा कर सकती है, इसके लिए भी हैरानी होती है, सोच करके भी हैरानी होती है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आप के घर का जो माहौल है वहाँ भी ये शिक्षा जो है जैसी लड़कियों को दी जाती है संस्कार के बारे में, वैसे ही बेटों को भी दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक सीता का अपहरण रावण की लंका दहन का कारण बना था, तो द्रौपदी के चीरहरण ने महाभारत का युद्ध करवा दिया था। लेकिन आज हर रोज किसी सीता का अपहरण हो रहा है तो कहीं चीरहरण किया जा रहा है। महिला सम्मान और सुरक्षा का मुद्दा हर रोज यक्ष प्रश्न होता जा रहा है और शायद यही वजह है कि इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। सवाल आपका में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।